इमेजिन करो तुमने साल के शुरू में डिसाइड किया कि इस बार बोर्ड्स में 90% लाने हैं। जिसके लिए तुमने पूरी मेहनत की, रात को जग के पढ़ाई की, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस पेपर्स किए, सब कुछ किया जो करना चाहिए था। फिर जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया उस दिन सिर्फ 80% आए। अब तुम क्या करोगे? उस 10% को लेके तो रोगे नहीं। तुम सोचोगे कि गलती कहाँ हुई, कौन सा सब्जेक्ट में मेरा ज्यादा मार्क्स कटा, और अगली बार कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है। तो ये जो प्रोसेस तुम अपनी जिंदगी में करते हो, टारगेट सेट करना, फिर एक्चुअल रिजल्ट देखना, फिर डिफरेंस पकड़ना और फिर सुधारना, इसका एक बहुत बड़ा नाम है बिजनेस स्टडीज में, और वो है कंट्रोलिंग। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। ये बहुत ज्यादा स्कोलिंग चैप्टर है और छोटा भी है, तो इसको हम फटाफट से वन शॉट में कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कंट्रोलिंग का मतलब समझेंगे, मतलब मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। उसके बाद हम कंट्रोलिंग के नेचर्स को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है और ये गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्प करता है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फिर हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप समझेंगे, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और फिर लास्ट में हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस को समझेंगे। तो चलो सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम प्लान किया गया है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है या नहीं। अगर काम प्लान से डिफरेंट हो रहा है तो मैनेजर उसे सही करता है। आप एग्जाम में कंट्रोलिंग को ऐसे लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ देयर इज एनी डेविएशन। अब इस डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। पहला स्टैंडर्ड्स, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा करेक्टिव एक्शन और चौथा डेविएशन। अब इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ने प्लान बनाया कि इस महीने वो 10,000 प्रोडक्ट्स सेल करेगी। तो इस कंपनी ने जो टारगेट सेट किया वो टारगेट ही स्टैंडर्ड कराता है। अब महीने के एंड में मैनेजर चेक करता है कि एक्चुअली कितने प्रोडक्ट सेल हुए। मान लो 8,000 प्रोडक्ट्स ही सेल हुए, तो ये है कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मैनेजर कंपेयर करता है कि प्लान 10,000 का था लेकिन हुआ 8,000, यानी जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम डेविएशन कहते हैं। अब मैनेजर रीजन फाइंड करता है कि शायद एडवर्टाइजमेंट कम हुई हो, या सेल्स टीम ने एफर्ट्स कम लगाया हो, या मार्केट डिमांड कम थी। फिर मैनेजर स्टेप्स लेता है, जैसे मार्केटिंग इंप्रूव करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, या स्ट्रैटेजी चेंज करना। ये जो स्टेप लिया जाता है प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए, उसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो मतलब कंट्रोलिंग का काम होता है चेक करना, कंपेयर करना और गलती को सुधारना। कंट्रोलिंग का मतलब समझने के बाद अब बारी है कंट्रोलिंग के फीचर्स को समझने की। तो चलो इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। जिसमें पहला है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। देखो, कोई भी काम तभी चेक किया जाता है जब पहले से कोई टारगेट सेट किया गया हो। अगर टारगेट ही नहीं है तो चेक करोगे क्या? इसलिए कंट्रोलिंग हमेशा एक गोल के साथ स्टार्ट होती है। पहले मैनेजर एक गोल सेट करता है, फिर एम्प्लॉयज उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और फिर मैनेजर देखता है कि जो गोल सेट किया था वो अचीव हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो वो रीजन ढूंढता है और उसे फिक्स करता है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग का पूरा काम सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो गोल सेट किया गया था वो अचीव हो। बिना गोल के कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए इसको गोल ओरिएंटेड फंक्शन कहते हैं। दूसरा है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। देखो, कंट्रोलिंग एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, मतलब ये हर लेवल पर और हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। वैसे टॉप लेवल का मैनेजर देखता है कि पूरी कंपनी सही चल रही है या नहीं। मिडिल लेवल का मैनेजर देखता है कि उसका डिपार्टमेंट सही चल रहा है या नहीं। और लोअर लेवल का मैनेजर देखता है कि डेली काम सही हो रहा है या नहीं। तो कंट्रोलिंग सिर्फ किसी एक लेवल का काम नहीं है, ये हर जगह होती है, हर लेवल पे होती है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे मैनेजर बड़ा हो या छोटा हो, कंट्रोलिंग सबको करनी पड़ती है। इसीलिए हम इसको ऑल परवेसिव फंक्शन कहते हैं। तीसरा है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। देखो, जब भी कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं? पहले ये देखते हैं कि गलती कहाँ हुई, मतलब पास्ट में क्या हुआ, कहाँ काम बिगड़ा। ये है बैकवर्ड लुकिंग। मतलब मैनेजर पास्ट की परफॉर्मेंस देखता है, उसे कंपेयर करता है कि जो टारगेट था और जो एक्चुअली हुआ दोनों में कितना फर्क है और क्यों है, जिसे हम डेविएशन कहते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ पास्ट में ही अटका रहता है? नहीं,
वो ये भी सोचता है कि फ्यूचर में ये गलती दोबारा ना हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए, ये है फॉरवर्ड लुकिंग। तो कंट्रोलिंग सिर्फ पिछली गलतियों को देखती नहीं है, बल्कि फ्यूचर को भी सुधारने की कोशिश करती है। दोनों काम एक साथ होता है, पास्ट भी देखा जाता है और फ्यूचर को भी सोचा जाता है। इसलिए हम इसको बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं। चौथा है कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कंट्रोलिंग एक बार का काम नहीं है। जैसे हमें रोज खाना खाना पड़ता है, एक बार खा के हम पूरी जिंदगी नहीं चला सकते। बिल्कुल वैसे ही कंट्रोलिंग भी बार बार होती रहती है। मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, तब तक कंट्रोलिंग चलती रहती है। ये कभी बंद नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। कंट्रोलिंग के फीचर्स को समझने के बाद अब बारी आती है कि हम इनके इम्पोर्टेंस को समझें, कि आखिरकार कंट्रोलिंग हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। जिसमें पहला आता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो क्या गारंटी है कि सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा हो? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कंट्रोलिंग आती है जो ये इंश्योर करती है कि हर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ जा रही हो। अगर काम करते करते कुछ गलत हो गया, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में फर्क आ गया, जिसे हम डेविएशन कहते हैं, तो कंट्रोलिंग तुरंत उस गलती को पकड़ लेती है और टाइम पे एक्शन ले लिया जाता है, ताकि सब वापस सही ट्रैक पे आ जाए। तो अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली गोल अचीव हो जाता है। दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जब भी कोई गोल सेट किया जाता है, तो उसके साथ एक स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है कि काम कितना अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड हमेशा सही होता है? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा टफ हो या बहुत ज़्यादा ईज़ी हो, तो इसका पता कैसे चलेगा? इसीलिए यहाँ कंट्रोलिंग काम आती है। कंट्रोलिंग कंटिन्यूअसली चेक करती रहती है कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, वो सही है या नहीं, फेयर है या नहीं, अचीवेबल है या नहीं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते रहते हैं, जैसे मार्केट चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उनको भी कंट्रोलिंग ध्यान में रखती है। तो अगर स्टैंडर्ड गलत निकला, तो कंट्रोलिंग उसे रिवाइज करवा देती है, अपडेट करवा देती है, ताकि वो स्टैंडर्ड करंट सिचुएशन के हिसाब से सही रहे। तीसरा है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पैसा, टाइम, मशीन्स, एम्प्लॉयर्स। ये सब बहुत वैल्यूएबल होते हैं, और अगर ये वेस्ट हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होगा। तो इन्हें वेस्ट होने से कौन रोकता है? कंट्रोलिंग रोकती है। कंट्रोलिंग एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हर गाड़ी को सही डायरेक्शन में रखता है और एक्सीडेंट होने से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही कंट्रोलिंग हर एक्टिविटी को सही ट्रैक पे रखती है। हर काम एक डिफाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी रिसोर्सेज बेकार में नहीं लगाया जाता, कोई भी काम बिना वजह नहीं होता। तो जब हर एक्टिविटी प्लान के अकॉर्डिंग होती है और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज होता है। चौथा है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा काम चेक हो रहा है या नहीं, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी जा रही है या नहीं, तो क्या तुम मेहनत करोगे? शायद नहीं। लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा काम देखा जा रहा है, तुम्हारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली तुम ज़्यादा मेहनत करते हो। बिल्कुल वैसे ही कंट्रोलिंग में होता है। एम्प्लॉयज़ को पहले से ही बताया जाता है कि उनका गोल क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है और उनकी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे जज होगी। जब एम्प्लॉय को ये सब पहले से पता होता है, तो वो उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, और जब वो अचीव कर लेते हैं, तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, जिससे उनकी मोटिवेशन और भी बढ़ जाती है। कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब बारी है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच के रिलेशनशिप्स को समझने की। तो चलो इसको भी हम एक-एक करके समझ लेते हैं। जिसमें पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब ये है कि पहले प्लानिंग होती है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कितने टाइम में करना है। यही सब चीज़ें मिलकर एक स्टैंडर्ड यानी टारगेट बना देती हैं। फिर जब काम होता है, तो कंट्रोलिंग में हम उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल काम प्लान के मुताबिक हुआ या नहीं। अगर डिफरेंस आया, तो हम उसे करेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए और वो स्टैंडर्ड सिर्फ प्लानिंग देती है। दूसरा है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। मतलब सिर्फ प्लान बना देना काफी नहीं है। अगर उसके बाद ये चेक ही ना करो कि काम प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं, तो वो प्लान बेकार है। इसलिए दोनों साथ जरूरी हैं।
प्लानिंग बताती है क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग चेक करती है क्या एक्चुअली हुआ। अगर कंट्रोलिंग ना हो तो गलतियां पकड़ी नहीं जाएंगी, काम सही डायरेक्शन में है या नहीं पता नहीं चलेगा और प्लान कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए प्लान बनाना एक काम है और उसे फॉलो करना और चेक करना असल काम है। तीसरा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग बैकवर्ड होती है क्योंकि वो पास्ट की परफॉर्मेंस देखती है, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, स्टैंडर्ड से कितना फर्क रहा। वहीं प्लानिंग भी बैकवर्ड होती है क्योंकि नया प्लान बनाते वक्त पिछले एक्सपीरियंसेस और फीडबैक को ध्यान में रखा जाता है। अब प्लानिंग फॉरवर्ड होती है क्योंकि प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, आगे क्या करना है, रिसोर्सेज का फ्यूचर में कैसे यूज करना है। वहीं कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड होती है क्योंकि वो सिर्फ गलती पकड़ के नहीं रुकती, वो ये भी इंश्योर करती है कि ये गलती फ्यूचर में दोबारा ना हो। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। चौथा है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। पहले समझो प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव क्यों है। प्लानिंग एक सोचने का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी थिंकिंग, कंपैरिजन और एनालिसिस होती हैं, और उन सब के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा रास्ता लेना है गोल अचीव करने के लिए। मतलब प्लानिंग बताती है कि क्या करूं, इसीलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं। अब समझो कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव क्यों है। कंट्रोलिंग ये नहीं बताती क्या पढ़ना है, कंट्रोलिंग का काम है ये चेक करना और जज करना कि जो प्लान बनाया था, जो रास्ता डिसाइड किया गया था, वो सही से फॉलो हो रहा है या नहीं। मतलब कंट्रोलिंग सिर्फ इवैल्यूएट करती है कि काम सही हुआ या नहीं, इसीलिए हम इसको इवैल्यूएटिव कहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब बारी है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को समझने की, जिसका नाम है कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसमें हम ये देखेंगे कि कंट्रोलिंग को करने के कितने स्टेप्स होते हैं, मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जिसमें पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ टारगेट यानी स्टैंडर्ड। ये कंट्रोलिंग का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है क्योंकि इसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये समझो कि काम शुरू होने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि आखिर में क्या होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सोचता है कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, यही उसका स्टैंडर्ड होता है। बिल्कुल उसी तरह एक मैनेजर या कंपनी भी पहले अपना टारगेट फिक्स करती है। अब ये स्टैंडर्ड अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स में होते हैं, जैसे इस महीने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या सेल्स 10 लाख तक पहुंचनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी के बारे में होते हैं, जैसे प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। और कुछ स्टैंडर्ड टाइम के बारे में होते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट 30 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, स्टैंडर्ड रियलिस्टिक होना चाहिए, ना इतना इजी कि कोई भी कर ले और ना इतना मुश्किल कि कोई कर ही ना सके। दूसरा स्टेप है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं तो मैनेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करता है कि काम कितना हुआ, कैसे हुआ और कितने टाइम में हुआ। और ये ऑब्जर्व करने के चार तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसमें मैनेजर खुद जाके देखता है कि काम कैसा चल रहा है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल खुद क्लासेस में जाके देखता है कि टीचर सही से पढ़ा रहे हैं वहीं, उसी तरह मैनेजर भी अपना परफॉर्मेंस चेक करता है। दूसरा तरीका है सैंपल चेकिंग। इसका मतलब ये है कि पूरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चेक करो और इससे पूरी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाओ। जैसे अगर फैक्ट्री में 1000 प्रोडक्ट्स बने हैं तो मैनेजर सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स चेक करेगा। अगर वो सही निकला तो मानो बाकी भी सही होंगे। तीसरा तरीका है परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय सीनियर। सीनियर्स अपनी टीम की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट मैनेजर को भेजते हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट का एक सीनियर होता है जो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को ऑब्जर्व करता है और उनकी रिटर्न रिपोर्ट तैयार करता है, जैसे कितना काम हुआ, क्या प्रॉब्लम आई और टाइम पे हुआ या नहीं। चौथा तरीका है अकाउंट रेशियो। अकाउंट रेशियोज यानी नंबर्स और फिगर्स के जरिए परफॉर्मेंस मेजर करना। इसका मतलब है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स और डिफरेंट रेशियोज देख के समझा जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये थे चार तरीके परफॉर्मेंस मेजर करने के। पहला पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दूसरा सैंपल चेकिंग, तीसरा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बाय सीनियर और चौथा अकाउंट रेशियो। इन्हीं चार तरीकों से मैनेजर को पता चलता है कि एक्चुअली में काम कितना और कैसे हुआ, और तभी वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकता है। तीसरा स्टेप है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब देखो कि जो पहले से तय किया गया था और जो एक्चुअली हुआ, दोनों में कितना फर्क है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पता चलता है कि सब कुछ सही चल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब कंपेयर करने के बाद तीन सिचुएशन सामने आती हैं, जिसमें जिसमें पहली सिचुएशन है अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बराबर है तो मतलब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है,
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम अच्छे से हो रहा है। दूसरी सिचुएशन है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यहाँ मैनेजर को सीरियस होना पड़ेगा और आगे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये स्टेप बताता है कि जो एक्सपेक्टेड था और जो एक्चुअली हुआ, दोनों को सामने रख के देखो, तभी पता चलेगा कि आगे कोई करेक्टिव एक्शन लेना है या नहीं। चौथा स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशंस। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में फ़र्क आए, तो सिर्फ फ़र्क देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी समझना ज़रूरी है कि ये फ़र्क क्यों आया, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा फ़र्क इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए डेविएशन को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका मतलब है कि मैनेजर हर चीज़ पर नहीं, सिर्फ की एरियाज पर फोकस करे। जो एरियाज कंपनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं में डेविएशन हो तो तुरंत ध्यान दो। छोटी और माइनर डेविएशन को इग्नोर करो। जैसे अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में 2 रुपए का फ़र्क आया तो इग्नोर करो, लेकिन अगर 20 रुपए का फ़र्क आया तो ये सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि ये पूरी कंपनी के प्रॉफिट और फ्यूचर रेवेन्यू को अफेक्ट करेगा। तो सिर्फ बड़े और इम्पॉर्टेंट डेविएशन पर फोकस किया जाता है इस वाले कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब होता है कि मैनेजर हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान नहीं देता, बल्कि सिर्फ उन सिचुएशन पर फोकस करता है जहां कुछ गलत या अनयूजुअल हो रहा हो। नॉर्मल काम जो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसमें मैनेजर इंटरफेयर नहीं करता। जैसे अगर टारगेट 100 यूनिट्स का था और प्रोडक्शन 98 या 102 के बीच हो रहा है, तो ये नॉर्मल है और मैनेजर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्शन सडनली 70 या 130 हो जाए, तो ये एक्सेप्शन है और मैनेजर तुरंत उस पर ध्यान देता है। तो ये स्टेप मैनेजर को क्लियरली बताता है कि कौन सी प्रॉब्लम सीरियस है और कौन सी नहीं, ताकि सही जगह सही एक्शन लिया जा सके। पांचवा स्टेप है टेकिंग करेक्टिव मेजर। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, तो अब उसे एक्चुअली ठीक करो। सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना काफ़ी नहीं है, उसका सल्यूशन भी निकालना पड़ता है। जैसे अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रही है, तो मैनेजर डिसाइड करेगा क्या नए वर्कर्स लगाने हैं, क्या मशीन्स रिपेयर करनी है, या क्या वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है। जो भी प्रॉब्लम का रीजन हो, उसी हिसाब से एक्शन लिया जाता है। छठा स्टेप है फीडबैक। फीडबैक कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप होता है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस माना जाता है। इस स्टेप में जब कलेक्टिव मेजर्स सजेस्ट कर दिए जाते हैं, उसके बाद एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। इस फीडबैक में डेविएशंस के रीजन और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वर्किंग में जो इनएफिशिएंसीज हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस दिया जाता है। साथ ही फीडबैक में ये भी मेंशन होता है कि कौन सा करेक्टिव मेजर लिए गए या लेना चाहिए। ये फीडबैक रिपोर्ट फ्यूचर के लिए बेस का काम करती हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड सेट करते वक्त और कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते वक्त बेटर प्लानिंग हो सके। तो बस यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पार्ट ए का लास्ट चैप्टर था, जिसको अभी अभी हमने कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।